हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को सैम्पल पेपर दिया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में जो आंसर्स हैं उसके अलावा जो भी उसके कनेक्टेड आंसर्स बनते हैं मैं उनके साथ भी डील करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज रिगार्ड द समन्स इशूड अंडर BNSS। देखो ये वही क्वेश्चंस हैं जो जस्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करे हैं, तो मैं उन्हीं के आंसर्स को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा इनमें से सही है समन्स के रिगार्डिंग जो BNSS में इशू करे जाते हैं। देखो सबसे पहली बात, हम इंडेक्स पे जाएंगे, उसमें समन्स का टॉपिक देखेंगे। समन्स का टॉपिक देखते हमें फर्स्ट 2 सेक्शंस हैं जो उसके हमें दिख जाएगा कि वो बता रहा है कि कोर्ट की सील होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए जज का। न्यू लॉज की बात करिए तो न्यू लॉज में मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादा चेंजेस हुए हैं एज रिगार्ड टू इलेक्ट्रॉनिक, ओके। थर्ड बोल रहा है समन्स कैन बी सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ओके। अगले पे आओ, हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स। अगर देखो हमें इसका मतलब पता ही नहीं कि क्या मतलब है, ठीक है, इंडेक्स में भी नहीं मिल रहा। अब क्या करेंगे, अरेस्ट के वारंट मैंने इशू करे, मिस्टर एक्स था, मैंने उसके अगेंस्ट में बोला कि इसको अरेस्ट करके लाओ, ठीक है। अब ये जो मैंने वारंट इशू किया वो कब तक इन्फोर्स रहेगा, जब तक जज साहब उसको खुद कैंसिल नहीं कर देते कि छोड़ो छोड़ो जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो वहाँ पे जाकर अरेस्ट कर लिया और वो एग्जीक्यूट हो चुका। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा डी। और ये कहाँ दे रखा है, सेक्शन 70 में दे रखा है हमें CRPC के कि कब तक वो इन फोर्स रिमेन होता है, ओके। आगे आ जाओ, अबेटमेंट मतलब, अब देखो अबेटमेंट मतलब पहली बात तो ये IPC के अबेटमेंट की बात नहीं कर रहा, ये CPC में जो अबेटमेंट है ऑर्डर 22 में उसकी बात कर रहा है। और अबेटमेंट का मतलब क्या है हमें बेयर एक्ट में देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका मतलब क्या है कि जब टर्मिनेशन हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स का, क्यों हो जाएंगी, क्योंकि हमें प्रॉपर पार्टीज चाहिए थी। मिस्टर एक्स और वाई के बीच में सूट चल रहा था, एक्स मर गया तो इसकी जगह एस आना, जेड आना था इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट जब इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाया तो वो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉपर पार्टीज नहीं आ पाई, इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, अबेटमेंट। तो आंसर हो गया हमारा ए, ओके। अगले पे आ जाओ, BNSS हैज़ रिपील्ड द फॉलोइंग। BNSS ने कौन कौन से एक्ट को रिपील किया है। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रिपील वाली चीज़ होती है, प्रोविजंस होते हैं, सेविंग्स वाले होते हैं, वो बेयर एक्ट के लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और जब BNSS का देखेंगे हमें पता लगता है इसने CRPC को रिपील किया है। एविडेंस एक्ट को किसने रिपील किया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने। और IPC को BNS ने, भारतीय न्याय संहिता, ओके। अगले पे आ जाओ, और BNSS की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अगले पे आ जाओ, इनमें से कौन सा सही है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने वीडियोस में डिस्कस करे थे। कंसिडरेशन, सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की डेफिनेशन दे रखी है 2D में। मैंने पहले भी बताया हम किसी भी एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं समझ आए पहले डेफिनेशन क्लॉज में उसको ढूंढना, क्योंकि मैक्सिमम आंसर्स हमें वहीं देखने को भी मिलते हैं। तो कंसिडरेशन हमें 2D में भी देखने को मिलेगा, प्लस 23 से 25 सेक्शन में भी कंसिडरेशन की बात की है। और हमें पता लगता है कि कंसिडरेशन 2D को पढ़ने के बाद कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। आंसर हो गया बी। और कहाँ से पता लगा, जब हमने 2D इसका पढ़ा तो, ठीक है। अगले पे आओ, ऑर्डिनरीली प्लेस ऑफ ट्रायल। देखो अब ट्रायल की बात करी है, इसका मतलब हम चलेंगे CRPC में, ठीक है। कह रहे हैं ऑर्डिनरीली प्लेस की ट्रायल कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे ऑफेंस हुआ, कॉमन सेंस, A और B ने यहाँ पे लड़ाई करी, अब इनका ट्रायल भी कहाँ कंडक्ट होएगा, यहीं पे इसी कोर्ट में, इसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है। और ये हमें कहाँ दे रखा है, सेक्शन 177 किसका, CRPC का। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, वो दे रखे हैं हमें 178 से 181 में, ठीक है। अगले पे आ जाओ, FIR। पहले तो ये बताओ FIR हमें कहाँ गिवन है, क्या उसको एक्सप्रेसली कहीं मेंशन कर रखा है CRPC में, आंसर इज नो। बट सेक्शन 154 को पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि वो FIR की बात करता है। अब FIR अलग होती है
और कंप्लेंट अलग होती है। कंप्लेंट जो है हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर सकते हैं, बट एफआईआर हम कहाँ कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब मैंने बोला ये कंप्लेंट से अलग होती है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें एफआईआर का मतलब नहीं भी पता, हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब कंप्लेंट नहीं होती, कंप्लेंट नहीं होती, कंप्लेंट नहीं होती, तो आंसर हो गया डी। इन्फॉर्मेशन जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, जो हम लोग देते हैं पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कि जब हमें कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है तो हम चारों को पढ़कर वो क्रॉस कर देंगे जो हमें पता है ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगले पे आ जाओ। टू प्रूव द केस ऑफ एलिबाई द बर्डन लाइज ऑन। देखो एलिबाई जो है हमें एक्सप्रेसली कहीं भी नहीं दे रखा, बट सेक्शन 11 को जब हम पढ़ते हैं किसके? एविडेंस एक्ट के, वो बात करता है प्ली ऑफ एलिबाई की। इसका मतलब अगर ऑफेंस देहरादून में हुआ और देहरादून में ऑफेंस हुआ, बट वो बंदा क्या कह रहा है कि जी मैं तो लखनऊ था उस दिन, तो ये बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई ले लिया इस एक्स ने, जो हमारा एक्यूज्ड है वो कह रहा है जी मैं तो लखनऊ था। अब कोर्ट कह रहा है ठीक है भाई तू लखनऊ था, तू ये चीज़ प्रूव कर दे कि जिस दिन ऑफेंस हुआ तू उस दिन यहाँ देहरादून में नहीं था, तू लखनऊ में था, ये चीज़ प्रूव कर दे। तो बर्डन किसके ऊपर हुआ? एक्स के ऊपर। एक्स कौन है? हमारा एक्यूज्ड। ठीक है, तो प्ली ऑफ एलिबाई कहाँ देखने को पता लगता है? सेक्शन 11 से। प्लस ये जो बर्डन है ये हमें पता लगता है 103 में। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज्ड के ऊपर। ठीक है, अगले पे आओ। स्केड्यूल 2 ऑफ द एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1923, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो स्केड्यूल 2 है वो किसके रिगार्डिंग है? लिस्ट ऑफ पर्सन्स के रिगार्डिंग है। कौन कौन इंक्लूड कर रखा है हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन के अंदर? तो आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। अंडर विच सेक्शन द प्रोविजन फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट इज गिवन। हाई कोर्ट की रेफरेंस की बात करी है तो सेक्शन 395। 397 में क्या है? रिवीजन के बारे में। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट है, हम इंडेक्स को देखते पता कर सकते हैं। ठीक है, अगले पे आ जाओ। प्रोविजन ऑफ बेल या बेल बॉन्ड बीएनएसएस में नए एक्ट में पूछा है, वो कहाँ दे रखा है हमें? चैप्टर नंबर 35 में। ठीक है, आगे आओ। सीपीसी में फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है? अब मैंने वही बोला, इसके लिए खोल लो डेफिनेशन क्लॉज। जब हमें कहीं नहीं पता कहाँ कुछ है तो हम डेफिनेशन क्लॉज उसका देखेंगे। अब फॉरेन कोर्ट क्या बोल रहा है? कह रहा है वो कोर्ट जो इंडिया के बाहर तो है ही, एंड जो इस्टेब्लिश्ड नहीं है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन होंगे और नहीं होगा। अ कोर्ट जो इंडिया के बाहर है वो, प्लस जो इस्टेब्लिश्ड नहीं है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन सा मैगजिम है रेस जुडिकाटा के रिगार्डिंग? रेस जुडिकाटा कहाँ पढ़ते हैं हम? सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। रेस जुडिकाटा किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? कौन से मैगजिम के ऊपर? दैट इज इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनियस लिटियम। इसका मतलब जो इंटरेस्ट लाई करता है स्टेट का, वो किस में लाई करता है? कि जो हमारी लिटिगेशन चल रही है, जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके, एंड हो सके। ठीक है, अगले पे आ जाओ। सेक्शन 15 सीपीसी का क्या बोलता है? एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन। जब हम सेक्शन 15 को पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि जब भी हमें सूट इंस्टीट्यूट करना होता है हम सबसे पहले लोअर ग्रेड से ही स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब पहले हम डालते हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न, फिर सीनियर डिवीज़न, फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट इज़ डीजे कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड से हम शुरू करते हैं। अगले पे आओ। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोहिबिट्स अरेस्ट या डिटेंशन ऑफ विमेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट? कह रहे हैं अगर पैसों की पेमेंट के रिगार्डिंग डिक्री है और उसको एग्जीक्यूट करवाना है, देखो अगर कोई और डिक्री आई है तो तुम अरेस्ट कर सकते हो, विमेन को मना नहीं है, बट अगर पैसों के चक्कर में अरेस्ट करना है उसके एग्जीक्यूशन के लिए तो तुम अरेस्ट नहीं कर सकते हो विमेन को। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 56 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अ नेसेसरी पार्टी इज वन। अब मैंने दो तरह की पार्टी बताई थी। एक बताई थी मैंने, एक होती है प्रॉपर पार्टी, एक होती है
नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है? जिसकी एब्सेंस में मैं कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकती, जिसका होना तो ज़रूरी है ही। प्रॉपर पार्टी कौन सी होती है? वो पार्टी जिसके एब्सेंस में ऑर्डर तो दे सकती हूँ, बट उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है ताकि हमारे केस का अच्छे से कंप्लीट डिसीजन आ सके। ठीक है, तो ये हो गया नेसेसरी पार्टी, ये हो गया प्रॉपर पार्टी। और ऑर्डर 1 रूल 9 में हमें दे रखा है नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी के बारे में। अब आ जाओ, अ प्लेंट इज लाइबल टू बी रिटर्न। हम प्लेंट को कब रिटर्न कर सकते हैं? देखो यहाँ रिटर्न की बात करी है, रिजेक्शन की नहीं। रिजेक्शन के ग्राउंड्स हमें दे रखे हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में। 5 ग्राउंड्स हैं, उन्हीं बेस पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बट जब भी रिटर्न की बात आएगी, ऑर्डर 7 रूल 10 बताता है कि जब जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट का, तभी जो है हम प्लेंट को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट जो है वो क्लेम कर सकता है क्या? सेट ऑफ भी मांग सकता है, काउंटर क्लेम भी। और ये हमें पता लगता है ऑर्डर 8 रूल 6 और 6 से पढ़ने के बाद कि सेट ऑफ भी क्लेम कर सकता है और काउंटर क्लेम भी। सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ मनी सूट की रिकवरी के लिए ही होगा। सपोज अगर प्लेंटिफ ने बोला कि मेरे को इससे 1 लाख रुपए लेने हैं और वहीं के वहीं डिफेंडेंट कह रहा है मुझे तो 40,000 लेने हैं, तो ये भी डिफेंडेंट सेट ऑफ अपना क्लेम कर सकता है। और अब जो कोर्ट डिक्री देगा बैलेंस अमाउंट जो 60,000 है उसके लिए देगा। ओके, अगले पे आ जाओ। प्रिजन एज डिफाइंड इन ऑर्डर 16A ऑफ CPC इंक्लूड्स। क्या है प्रिजन? प्रिजन जो 16A में दे रखा है उसमें क्या कुछ इंक्लूडेड है? कोई भी प्लेस जो डिक्लेयर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर कि ये जो है हमारी जेल होनी चाहिए, या कोई भी रिफॉर्मेटरी बोर्स्टल इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन सिमिलर नेचर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, दोनों ही प्रिजन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो है पर्सन के एक्यूज के अगेंस्ट में सम्मन इशू होते हैं। सम्मन्स मतलब कि भाई तेरे को कोर्ट में अपीयर होना होगा। अगर वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, हम उसके अगेंस्ट में वारंट इशू करते हैं, जज साहब वारंट इशू करते हैं, जिसमें हम उसको बोलते हैं उसको पकड़ के लाओ जो एक्यूज्ड है। फिर क्या है, प्रोक्लामेशन होती है, एक डिक्लेरेशन होती है, पब्लिक प्लेस पे होती है कि इस बंदे को इस डेट पे आना होगा। अगर वो नहीं आ रहा तो हम उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, हम प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट साथ में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सामने वाला बंदा है, प्रोसिक्यूशन है, वो जज को क्या कह रहा है कि जज साहब एक्यूज्ड है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अपनी हटाने वाला है। क्यों हटाने वाला है? क्योंकि उसको पता है प्रॉपर्टी आप वरना अटैच कर दोगे। तो इन सिनेरियो में प्रॉपर्टी जो है अटैच हो सकती है प्रोक्लामेशन के साथ में भी, इशूड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लामेशन। ओके, अगले पे आ जाओ। कोर्ट जो है कमीशन इशू कर सकता है। कमीशन कहाँ दे रखा है हमें? सेक्शन 75 ऑफ CPC क्या बोल रहा है? कोर्ट जो है कमीशन इशू कर सकता है। वहाँ पे हम जब ये देखेंगे हमें पता लगेगा आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, सेक्शन 138 किस चीज़ की बात करता है? NI एक्ट में किस चीज़ की बात करता है कि अगर तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया तो तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी, जो 2 साल तक की भी हो सकती है, या फिर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, जितना भी चेक का अमाउंट था उसकी ट्वाइस अमाउंट भी पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। जो हमारा एक्सप्लेनेशन कहता है 138 का, कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो डेट और लायबिलिटी दे रखे हैं वहाँ पे, उसका मतलब क्या है? जब हम 138 की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हमें दिखेगा कि जो भी डेट या लायबिलिटी की बात हो रही है वो डेट और लायबिलिटी है जो लीगली एनफोर्सिएबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है जो तुमने उधार लिया था या कोई भी लायबिलिटी थी वो किसी इलीगल पर्पज़ के लिए लिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ लीगली एनफोर्सिएबल होना चाहिए। ठीक है, अगले पे आओ। इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन। देखो
जब भी प्लेंटिफ को कंपनसेशन चाहिए कि जज साहब मेरे को कंपनसेशन दिलवा दो क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है ऐसे वैसे, तो कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट कह रहा है भाई तेरे को कंपनसेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक खुद तू प्लेंट में क्लेम नहीं कर लेता। इसका मतलब जब तू क्लेम कर लेगा कंपनसेशन तभी तुझे अवार्ड होगा, वरना नहीं होगा। ओके, अगले पे आओ। A is cutting the wood with an axe at a place where children are playing. A जो है वहाँ पे वुड कट कर रहा था एक्स के थ्रू जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। जस्ट वेट, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। द एक्स फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ नियर बाय चाइल्ड। एक्स उड़कर हवा में गई और एक बच्चे की डेथ हो गई क्योंकि उसको लग गई। तो ए लाइबल होगा किस चीज़ के लिए, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। रीज़न बीइंग, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कोई ऑफेंस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब बच्चे की डेथ हुई है कुछ तो ऑफेंस हुआ है, बट यहाँ पे कोई इंटेंशन वगैरह प्रूव नहीं हुई, कल्पेबल होमिसाइड का कोई एलिमेंट प्रूव नहीं हुआ। और मर्डर में हम जब ही जाते हैं जब कल्पेबल होमिसाइड के एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं। ठीक है, अगले पे आओ। जीएसटी हमारा कब आया था, दैट इज 1 जुलाई 2017 में, और ये जो है इसकी वजह से हुआ था 101st अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो 1 जुलाई है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एज जीएसटी डे। जीएसटी की वजह से क्या हुआ था, रिप्लेस करे थे इन्होंने कई सारे, ये जो एक्ट है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, ये जो टैक्स है इसने जो है मल्टीपल टैक्सेस जो हमारे सरकार के द्वारा लगते थे, जो भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगते हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये सब रिप्लेस कर दिए गए थे एक जीएसटी के हेल्प से। ठीक है, अगले पे आओ। As per section 34 of SRA, no court shall make any such declaration in a case। देखो सेक्शन 34 हमारा डिक्लेरेशन की बात करता है कि मिस्टर ए का लीगल राइट वायलेट हुआ है या कोई उसको पोजीशन वगैरह चाहिए था बट सामने वाला बंदा मना कर रहा है, मैं तो नहीं दे रहा, तो ए जा रहा है कि मेरे को डिक्लेयर कर दो कि इस पे मेरा लीगल राइट है। अब वो कह रहे हैं उसका जो प्रोवाइडेड वाली चीज़ लास्ट लाइन आएगी उसमें ये बोल रखा है सेक्शन 34 में कि अगर प्लेंटिफ फर्दर रिलीफ मांग सकता था मेयर डिक्लेरेशन के अलावा, यहाँ स्पेलिंग गलत है डिक्लेरेशन की, मेयर डिक्लेरेशन के अलावा, तो और अगर उसने नहीं मांगा तो उसको डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर डिक्लेरेशन के साथ साथ उसको क्या बोलना था प्लेंटिफ को कि जी मेरे को इस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी दिलवा दो, बट अगर उसने पोजेशन नहीं मांगा और सिर्फ डिक्लेरेशन मांग लिया तो वो कोई काम का नहीं होगा, उसका ये जो सूट है मेंटेनेबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो पोजेशन मांग सकता था फिर भी उसने नहीं मांगा, देन ही विल नॉट बी एंटाइटल फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, आगे आओ, इसका आंसर हो गया सी। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये हम सबको पता है कि ओरल एविडेंस भी इंक्लूड होते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी इंक्लूड होते हैं। अगले पे आओ। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि ये जो है एक्सप्रेसली हमें नहीं दे रखा, बट जब हम सेक्शन 9 की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अंदर प्रोविजन पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो हमें पता लगता है वहाँ पे बोला है आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग या पर्सन, तो इसका मतलब जो आइडेंटिफिकेशन परेड है हमारा सेक्शन 9 में एडमिसिबल होता है। ठीक है, बीएनएसएस रिपील्ड द फॉलोइंग, ये आ चुका है सीआरपीसी। अगले पे आओ। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पीआईएल, किसके द्वारा जो है हमारा पीआईएल इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज जस्टिस पीएन भगवती जी, और एक और जस्टिस है दैट इज जस्टिस कृष्णा अय्यर जी। अगर उनका भी ऑप्शन होगा यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। ठीक है, कौन सा सेक्शन जो है अप्लाई करता है सिर्फ सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होता है, एविडेंस एक्ट का बताओ पहले कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 23, और बीएसए का कौन सा सेक्शन है वो बताओ अब, तो वो है हमारा सेक्शन 21, क्योंकि यहाँ बीएसए की बात करी है, और इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नो प्रेजुडाइज क्लॉज, नो प्रेजुडाइज क्लॉज। ओके, अगले पे आ जाओ। What kind of jurisdiction is not mentioned under section 41? ये इजी है, सेक्शन 41 में जब हम पढ़ते हैं हमें पता लगता है वहाँ पे रेवेन्यू वर्ड मेंशन नहीं है, ये वाली जुरिस्डिक्शन नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ट्रेस द राइट ऑफ प्रिवेसी, राइट ऑफ प्रिवेसी हमें कहाँ देखने को मिलता है, आर्टिकल 21 में, और कौन से ईयर में आया था, 2017 में। कौन सी लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू आया था, जस्टिस
KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू जो है हमारा राइट ऑफ प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट भी बताया गया था। बट ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। सेक्शन 315 सीआरपीसी का क्या बोलता है कि तुम जो है एक्यूज्ड को बुला सकते हो विटनेस के तौर पे सिर्फ और सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट अगर राइटिंग में है तो। वेयर एज सेक्शन 313 सीआरपीसी बोलता है कि यहाँ पे हम उसके जनरल सर्कमस्टांस के बारे में जो जज साहब हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कुछ भी पूछ सकता है। किससे? 313 में एक्यूज्ड से जनरल सिनेरियो के बारे में। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उसको वार्निंग भी दी जाए, विदाउट प्रायर वार्निंग भी हो सकता है 313 में। ठीक है, अब आ जाओ। विटनेस जो अनेबल है कुछ भी बोलने के लिए, हम क्या कहते हैं उसको? डम विटनेस। और इसके जो भी एविडेंसेस होते हैं वो एविडेंस कौन से माने जाएंगे? शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। कहाँ दे रखा है? सेक्शन 119 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड बाय। जो भी एविडेंस एडमिसिबल करना है, ये एविडेंस लूँ, ये एविडेंस ना लूँ, इस पार्टी ने तो ये दे दिया, इस पार्टी ने ये दे दिया, मैं कौन सा लूँ? तो कौन डिसाइड करेगा? हमारे जज साहब। और कहाँ दे रखा है? सेक्शन 136 ऑफ एविडेंस एक्ट। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अंडर द पेटेंट एक्ट कौन सा जो है आर नॉट पेटेंटेबल? इनमें से कौन सा पेटेंटेबल नहीं है? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 3 में लिस्ट दे रखी है, उसमें साफ मेंशन है कौन से पेटेंटेबल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ये वो एमसीक्यूज हैं जहाँ पे हमें खास ध्यान रखना होगा इन शब्दों का। नॉट वर्ड यूज करा है क्योंकि अगर देखो हमने पढ़ लिया इसको आर पेटेंटेबल तो हमारा पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, तो हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना होता है। अगले पे आ जाओ। अ रेलवे सर्वेंट वॉज किल्ड इन अ बस। एक रेलवे सर्वेंट था जो बस में मारा गया। ये प्रीवियस ईयर में भी था क्वेश्चन। इन अ बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसके फैमिली मेंबर जो है कंपनसेशन मांग सकते हैं। कौन से एक्ट में मांग सकते हैं? एमवी एक्ट में, दैट इज मोटर व्हीकल, क्योंकि बस एक्सीडेंट में उसके बस की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में भी मांग सकता है क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसका एक्सीडेंट हुआ। तो आंसर है ईदर ए और बी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हमारे किस चीज़ पे? सर्कमस्टांसेस पे, सर्कमस्टांस ऑफ द एक्सीडेंट एंड किस तरह का वो क्लेम मांग रहा है, क्या नेचर है कंपनसेशन मांगने का। ठीक है, अगले पे आ जाओ। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम अगर हम देखा जाए तो साइबर क्राइम वो एक्टिविटी है, साइबर क्राइम हम सब जानते हैं वो एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क इन्वॉल्व है या कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कई सारे क्राइम्स हम कमिट कर सकते हैं। हम कौन? जो हैकर्स होते हैं वो कमिट करते हैं साइबर क्राइम। और ये कौन सा नेचर होता है? इनटेंजिबल। ठीक है, अगले पे आ जाओ। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? कौन से डिसीजन में? राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। देखो दो होते हैं, एक होती है हमारी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक होती है हमारी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में भी देखते हैं। अब हमने बोला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इस वाले केस में ऐसा क्या हेल्ड हुआ था और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर दूं। देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने प्रीमाइसेस पे कोई खतरनाक चीज़ रखता है और अगर वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई या एस्केप हो गई, किसी भी तरह से यहाँ से वो चीज़ चली गई जिसकी वजह से डैमेज हुआ सामने वाली पार्टी को, तो जिसके प्रीमाइसेस में वो हजार्डस सब्सटेंस पड़ा था वो बंदा उस चीज़ के लिए लायबल माना जाएगा। दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। क्राइम क्या है? क्या प्राइवेट रॉन्ग है, पब्लिक रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, नन ऑफ द अबव? क्राइम क्या होता है? जिसकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी पे कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है, असर होता है। इसका मतलब ये हमारा पब्लिक रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स क्या है स्टेट बार काउंसिल की? देखो जब हम सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद कौन से एक्ट का? एडवोकेट्स एक्ट का। जब हम पढ़ते हैं हमें उस पे पता लगता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कौन से होंगे स्टेट बार में। सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है कितने एडवोकेट हैं।
किस चीज़ पे, जो हमारा इलेक्टोरल रोल होता है जिस पे सब एडवोकेट्स के नाम होते हैं, तो उसमें स्टेट बार काउंसिल में कितने नंबर ऑफ एडवोकेट्स एनरोल्ड हैं उसके हिसाब से हम मेंबर्स देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या बोली है, अगर हमारा इलेक्टोरेट जो है लेस देन 5000 है तो हमें वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल में लिमिट कितनी दे रखी है कि उसमें कम से कम होने चाहिए फिर 15 मेंबर्स। बट अगर इलेक्टोरेट में कितने हैं, 5 से 10,000 तक है मेंबर जो है हमारे इलेक्टोरल रोल पे जो लिखे होते हैं, तो उसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स कितनी होनी चाहिए, कम से कम 20 होनी चाहिए। बट अगर 10,000 से भी ज़्यादा है तो मैक्सिमम लिमिट दे रखी है हमें 25 मेंबर्स की। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, मैक्सिमम लिमिट कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने मेंबर्स, कितने मेंबर्स हो सकते हैं हमारे स्टेट बार काउंसिल में, दैट इज़ 25। ठीक है, कहाँ मेंशन है, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 में। ओके, अब आ जाओ अगले पे, सेक्शन 8, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में बताता है। नेक्स्ट, कौन से केस में बोला गया था कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं वो थर्ड जेंडर में आएंगे, उसमें हम उनको इंक्लूड करेंगे। कौन सा फेमस केस है 2014 का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट ही था। अगले पे आ जाओ, साइबर लॉ किसके साथ डील करता है। देखो अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं भी पता बट इसमें हम क्या है अपना स्मार्टली हम अपना दिमाग यूज़ करेंगे और देखो इसको और इसके ऑप्शंस पढ़ो। साइबर लॉ मतलब जो कंप्यूटर के थ्रू हमारे क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम्स वो होते हैं, तो साइबर लॉ किसके साथ डील करेगा, वो सारी एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट के रिगार्डिंग है, IPR, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जो हमारे, प्लस ई कॉमर्स भी हमारी जो भी बिजनेस ट्रेडिंग्स होती हैं इंटरनेट के थ्रू, उसमें भी तो हम साइबर क्राइम्स कर सकते हैं। तो साइबर लॉ डील कर सकता है इन सब के साथ। ठीक है, अगले पे आ जाओ, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है मतलब क्या है, वो फॉरेन कंपनी है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा कितने रेट पे, 40% रेट पे। ओके, अगले पे आ जाओ, कौन सा सेक्शन है IPC का जो प्रोवाइड करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। कह रहे हैं भाई जब तुम्हें सिर्फ फाइन देना था, तुमने वो अगर फाइन भी नहीं दिया तो कितनी ही तुम्हें सज़ा मिल सकती है, इम्प्रिजमेंट कितना मिल सकता है, ये हमें सेक्शन 67 देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो वो इम्प्रिजमेंट हमारा सिंपल इम्प्रिजमेंट होएगा, ठीक है, और अमाउंट ऑफ फाइन अगर सपोज 50 रुपये से ऊपर का नहीं था तो तुम्हें इम्प्रिजमेंट जो है शेल नॉट एक्सीड 2 महीने से ऊपर की सज़ा नहीं मिलेगी। बट अगर तुम्हारा फाइन 100 रुपये से ऊपर का नहीं था तो 4 महीनों तक की ही सज़ा मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई और केस है फाइन के रिगार्डिंग तो मैक्सिमम होगी तुम्हारी 6 महीने से ऊपर ज़्यादा तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। ये कौन से केस है, वो वाले केस जहाँ पे सिर्फ फाइन देना था और तुमने फाइन नहीं दिया, तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट बताई है कितनी कितनी मिल सकती है। ठीक है, अगले पे आ जाओ, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज़ बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, कौन से में कवर है, हमें कंपनसेशन देना है उन एम्प्लॉयज़ को जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंसर्न है फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट। जब इनका एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे में काम कर रहे हैं, तो हम इनको कंपनसेशन किस हिसाब से देंगे, जो भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में हमें प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है, अगले पे आ जाओ, पनिशमेंट कहाँ पे है मिसकंडक्ट की, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट है सेक्शन 35 में। नेक्स्ट, मैंडेमस रिट, 5 तरह की रिट होती है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दे रखी है। कौन कौन सी होती है, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेरी, मैंडेमस एंड क्यो वारंटो। ठीक है, अब इसमें जो मैंडेमस है उसका मतलब क्या होता है, वी कमांड। क्या होता है, वी कमांड, कि हम कमांड कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, तो ये हो गया रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब। ठीक है, अगले पे आ जाओ, विस मेजर मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इसका नॉर्मल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है एक सुपीरियर फोर्स। क्या होता है, एक सुपीरियर फोर्स, इसका मतलब एक ये एक्ट ऑफ गॉड है, जो वो डैमेज जो ह्यूमंस के द्वारा नहीं होता वो होता है हमारा एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा विस मेजर। एक टर्म और होती है हमारे पास, वो होती है फोर्स मेजर। फोर्स मेजर क्या होता है, इसी के रिगार्डिंग, वो होता है नेचर का एक्ट प्लस लोगों का भी। जैसे कि विस मेजर में सिर्फ एक्ट ऑफ गॉड है, वहाँ पे नेचर का भी एक्ट है प्लस लोगों का भी एक्ट है। ओके, अगले पे आ जाओ,
पार्लियामेंट ने इस्टेब्लिश किया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। कौन से आर्टिकल में दे रखा है? 323A में। देखो 323 में ए में हमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स दे रखा है सर्विस मैटर के लिए। जब हम इसको पढ़ते हैं अंदर तो हमें पता लगता है सर्विस मैटर के लिए। अदर मैटर्स के लिए दे रखा है 323B में। बट अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या मार्क करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323A में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट मीन्स, देखो वही बात ये डेफिनेशन क्लॉज में मिलेगा हमें, दैट इज सेक्शन 2 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें क्या है, अगर हमें नहीं भी मिल रहा तो हम कैसे देखेंगे? हमने पहले बोला पॉल्यूटेंट क्या होगा? कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। सिर्फ गैस नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, सिर्फ गैसियस सब्सटेंस थोड़ी ना होता हमारे इन्वायरमेंट के पॉल्यूटेंट में। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड प्रेजेंट, अरे गैसियस कहाँ गया? गैसियस भी तो होता है, इतना एयर पोल्यूशन होता है जो। तो हमने बोला जो भी प्रेजेंट है इन सच कंसंट्रेशन, जो क्या है? हेल्पफुल है, गलत बिल्कुल। तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से ही हो गया, जो कि क्या है? हमारे लिए इंजीरियस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये भी प्रॉपर बहुत ईजी से एलिमिनेशन मेथड से हो गया। अब आ जाओ अमंग अदर थिंग्स जो फंक्शंस हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। देखो इन क्वेश्चंस में हमें क्या ध्यान रखना है? बार काउंसिल के अलग है, स्टेट बार काउंसिल के अलग है। तो फंक्शन पूछा है बार काउंसिल के, दैट इज अंडर सेक्शन 7, बट यहीं आ जाता स्टेट बार काउंसिल के, दैट इज अंडर सेक्शन 6। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर जीएसटी लॉ, अब क्या बोला है? डज नॉट इंक्लूड। तो जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे उसमें साफ लिख रखा है कि जो भी करेंसी है न्यूमिस्मेटिक वैल्यू वाली, वो मनी में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। अगले पे आ जाओ। पीआईएल की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगले पे आ जाओ। हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये हमने पहले भी क्वेश्चंस में करा है कि बच्चे का क्या होना चाहिए? गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। जब भी हम बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं, बच्चे का लेन देन गिव एंड टेक होना चाहिए। दत्ता होमाम, दत्ता होमाम क्या होता है? एक तरह का हवन होता है जिसमें हम बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं बाय सिटिंग द चाइल्ड इनटू देयर लैप। बट ये जो है एसेंशियल कंडीशन नहीं होती, गिविंग एंड टेकिंग इज एसेंशियल। कहाँ लिखा है? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, उसके प्रोवाइडेड में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अगले पे आओ। अ गर्ल या बॉय ऑफ 15 ईयर्स मे वैलिडली बी टेकन इनटू एडॉप्शन। देखो ये हमें पता है एडॉप्शन 18 साल से प्लस के बच्चे का ही हो सकता है। ओके। अब मैंने बोला हम 15 साल वाले का भी एडॉप्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके कस्टम्स अगर अलाउ कर रहे हैं तो ही, कस्टम्स अगर अलाउ कर रहे हैं तो ही। तो कहाँ दे रखा है? सेक्शन 10 में। ओके। एडॉप्शन एक्ट के सेक्शन 10 में। अगले पे आओ। अब हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूटिलिटी क्या है, मतलब इसका यूसेज क्या है? देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब कोई भी बंदा, जो भी पब्लिक बंदा है, जो भी किसी भी चीज़ से क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, वो जाके एक लिटिगेशन फाइल कर सकता है पब्लिक के बिहाफ पे, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये जो इसका यूसेज है लिबरलाइज करता है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई मतलब जो एग्रीव्ड है सिर्फ वही जाता है, कोई और नहीं, तो उसको लिबरलाइज कर रहा है। लिबरलाइज मतलब कोई भी पब्लिक जा सकता है। प्रोसीडिंग्स आर नॉन एडवर्सरियल, एडवर्सरियल जो उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करती है, मतलब कि कोलैबोरेट करने की कोशिश करती है ताकि हमारी लड़ाई दंगे जो है जल्दी से जल्दी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। और जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है वो भी थोड़ी लिबरलाइज हो जाती है। तो इसका यूसेज में आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अगले पे आओ। फ्रेज है ये फाइल अ पीआईएल ऑस्टेंसिबली इन पब्लिक इंटरेस्ट। हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल तो करते हैं, बट ऐसा लगता है कि हम तो पर्सनल या प्राइवेट इंटरेस्ट उससे अपना पर्पस गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोटेक्ट करना चाह रहा है प्राइवेट इंटरेस्ट को इंस्टेड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आधे लोग तो पब्लिक इंटरेस्ट तभी फाइल करते हैं कि हमारा जो पर्सनल पर्पस है वो तो सर्व हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होएगा? फाइलिंग पीआईएल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट, कि हम अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए फाइल कर रहे हैं सिर्फ, बट नाम ले रहे हैं हम उसका पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी पब्लिक इंटरेस्ट का बहुत मिसयूज भी होता है। ओके। अगले पे आओ। एडवोकेट एक्ट्स 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, ये भी डायरेक्ट है, हमें डायरेक्ट में देखने को मिल जाएगा 19 मई 1961। कौन सा लैंडमार्क केस है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन इन द इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर? देखो मैंने बात करी है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की, माना कि वेल्लोर सिटीजन भी एक लैंडमार्क केस है, पर जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का इन्वेंशन हुआ था, लैंडमार्क केस कौन सा था? वो MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। ठीक है। अगले पे आओ।
हु अमंग द फॉलोइंग, देखो जो ऊपर पब्लिक ट्रस्ट था, अभी ऐसा नहीं है टाइम कि हम इसको प्रॉपर बैठ के पढ़ें कि इस पूरी जजमेंट में क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अभी आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। Who among the following is not included in the definition of workman as per the industrial dispute, कौन इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखो बच्चों, नॉट इंक्लूडेड बोला है। तो जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, हमें पता लगेगा वो बंदा जो ड्रॉ करता है सैलरी 12,000 की, मतलब वहाँ बोल रखा है जो भी 10,000 से ज़्यादा का एक्सीड करता है वो जो है इंक्लूड नहीं होगा, 10,000 से ज़्यादा का। इसका मतलब कौन सा बंदा हो गया हमारा, 12,000 वाला, ठीक है। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेट्स टू विच ऑफ द इंपॉर्टेंट मैगजिम, कौन से मैगजिम के रिगार्डिंग है ये, डेमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब कि डैमेज तो हुआ है बट कोई इंजरी नहीं हुई, विदाउट इंजरी, कोई इंजरी नहीं हुई। इस केस का हल्का सा बताती हूँ कि यहाँ पे एक टीचर पढ़ाता था स्कूल में, बट स्कूल से निकल के इसने अपना स्कूल यहाँ खड़ा कर लिया और ये टीचर यहाँ पढ़ाने लग गया, तो इसके जो जितने भी बच्चे थे वो इस टीचर की वजह से यहाँ पे आने लग गए। तो यहाँ पे देखा जाए कोई इंजरी तो नहीं हुई है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसको डैमेज हुआ है। इस केस को हम कभी और डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, ये मैंने बिल्कुल हल्का सा ही आइडिया दिया है। एंड दैट इज कंसीडर टू बी डेमनम साइन इंजूरिया, डैमेज हुआ है बट इंजरी नहीं हुई है कोई भी उसको यहाँ पे, ओके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, किसके द्वारा, सर जेम्स के द्वारा, किस कौन से ईयर में, 1860 में, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 29 ऑफ आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे साफ लिखा है कि अगर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है तो डिसीजन किसके द्वारा होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, जितने भी मेजॉरिटी होएगी उन सबके द्वारा ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर हमें कहाँ दे रखा है, पैन नंबर जिसको हम कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगले पे आओ, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है साइबर लॉ का जो प्रोवाइड करता है लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर, कौन सा सेक्शन है, चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अगले पे आ जाओ। कलेक्टर शेल अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट गिव इमीडिएट डैश ऑफ एनी करेक्शन मेड इन द अवार्ड टू ऑल पर्सन्स इंक्लूडेड। देखो हमने बोला अगर कल को कोई भी करेक्शंस करनी है, ये भी देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे हमें पता लगेगा सेक्शन 33 में साफ लिखा है किस चीज़ के बारे में, करेक्शन करना टू अवार्ड्स, यही लाइन, करेक्शन मेड इन द अवार्ड। अब ये जो भी करेक्शन होएगी कलेक्टर जो है इमीडिएट नोटिस देगा कि हाँ हम ऐसे ऐसे करेक्शन कर रहे हैं अवार्ड में जो भी डिसीजन आया है उसमें, ठीक है। अगले पे आ जाओ। आई गेस ये भी प्रीवियस ईयर में आया था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एम करता है प्रोवाइड करने के लिए कितनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी मिलेगी हर हाउस होल्ड को टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे लाइवलीहुड के रिगार्डिंग कि हाँ हम क्या है अपना जीवन अच्छे से बिता सके। तो कम से कम कितने दिनों की एम्प्लॉयमेंट बोली है यहाँ पे, और वो भी वेज पे, मतलब पैसे मिलेंगे उस एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 दिन की, ठीक है। अगले पे आ जाओ। एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन में बोला है कि जज एम्पावर्ड है कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 165 में जज जो है किसी भी पार्टी से, किसी भी विटनेस से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी पूछ सकता है, इमेंस पावर है 165 में। अगले पे आओ। एविडेंस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स को, हमें प्रॉपर प्रियम्बल में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगले पे आओ। कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस के रिगार्डिंग, इसका मतलब वो लॉज जो बनाए जाते हैं हमारी पार्लियामेंट के द्वारा एंड किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 245, ठीक है। अगले पे आओ। जो हमारी बैकवर्डनेस बोल रखी है आर्टिकल 15 के 4 में, कौन सी बैकवर्डनेस है, जब हम उसके 15 के 4 को पढ़ेंगे उसमें स्पेशल मेंशन है वो बैकवर्ड सिर्फ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड ही होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रियम्बल जो है पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, कौन से में बोला, केशवानंद भारती केस, और बोला पार्ट नहीं है, कौन सा था वो, इंड्रे बैरूबेरी, ओके। अगले पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, जब हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे
उसमें हमें दे रखा है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारी, प्रमोट करना इंडियन कल्चर को, प्रिजर्व करना तो है, प्रमोट करना जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं दे रखा। अगला, सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन 124 में। अगले पे आओ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और शेड्यूल्स कितने हैं, ध्यान से पढ़ो, ओरिजिनल बोला है, बेरेक्ट खोल के देखने मत बैठ जाना कि इतने आर्टिकल्स है इतने वो है, ओरिजिनली बोला है। तो ओरिजिनल हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, और जो हमारा 9th शेड्यूल आया था वो हमारा आया था फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू। तो प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से देखना, ओरिजिनल बोला है, ठीक है। अगले पे आओ, रॉन्गफुल गेन मतलब क्या है, सेक्शन 23 जब हम देखते हैं आईपीसी का, हमें बेरेक्ट में दिख जाएगा साफ साफ। रॉन्गफुल गेन मतलब गेन बाय लॉफुल मीन्स, अरे नहीं भाई, जब रॉन्गफुल बोला तो लॉफुल मीन्स तो हो ही नहीं सकता, आंसर हो गया गलत। तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ठीक है, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ये भी ठीक है। विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट एंटाइटल्ड, और जो पर्सन एंटाइटल्ड है इसका मतलब ये मेरे को गेन मिल रहा है जबकि मैं इसके लिए एंटाइटल भी नहीं था, मेरे को फिर भी रॉन्गफुल तरीके से वो फायदा हो गया, तो आंसर हो गया बी, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए एंटाइटल नहीं था, ठीक है। आ जाओ अगले पे, पनिशमेंट क्या है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, सेक्शन 341 हमारा पनिशमेंट बताता है, सिंपल इम्प्रिजमेंट बता रखी है 1 महीने तक की, या फाइन दे रखा है वहाँ पे 500 रुपये तक का, ठीक है। कौन से में, 341 में, और 339 और 340 बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, ओके। कौन से केस में बोला था, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, देखो ये वाला केस अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसका आंसर बता देती हूँ बस, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इसमें ऐसे कुछ था कि सामने अंदर जो है कमरे में चोरी वगैरह करने गए थे, बट एक बंदा हमने एज अ वॉचमैन उसको बाहर खड़ा कर दिया था, इस वजह से बोला है कि भाई जो बाहर खड़ा है और वेट कर रहा है वो भी लायबल होगा उस ऑफेंस के लिए जो अंदर वाले भी लायबल होंगे, ठीक है। अगले पे आ जाओ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस करी थी, हिंदू विमेन पे जो भी अमेंडमेंट एक्ट है वो सारे राइट्स देता है जैसे कि एक सन के पास होते हैं, चाहे पार्टीशन हो, ओनरशिप मांगना हो, एज अ को पार्टनर रहने का राइट, सब राइट्स होते हैं, ठीक है। अगले पे आओ, कौन जो है क्लास 1 हेयर में नहीं आएगा अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। क्लास 1 हेयर, जब हम सक्सेशन एक्ट का पीछे देखते हैं वहाँ पे टेबल दे रखी है और क्लास 1 में फादर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। सपिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स अप टू, सपिंडा रिलेशनशिप जब हम डेफिनेशन क्लॉज देखते हैं उसमें हमें पता लगता है सपिंडा रिलेशनशिप कब तक कहाँ तक जाएगा, 3rd जनरेशन होती है मदर की, फादर की होती है 5th जनरेशन, ठीक है। अगले पे आ जाओ, इन तलाक़े तफवीज़ हस्बैंड कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू टेक डाइवोर्स टू, यहाँ पे ये मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, तलाक़े तफवीज़ में हस्बैंड जो है अथॉरिटी दे सकता है डाइवोर्स की, किसको दे सकता है अथॉरिटी, किसी भी पर्सन को अथॉरिटी दे सकता है, ओके। अगले पे आ जाओ, अ डाइवोर्स मुस्लिम विमेन वुड बी एंटाइटल, जो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन है वो मेंटेनेंस ले सकती है अपने डाइवोर्स हस्बैंड से, जब तक कि वो इद्दत ऑब्जर्व कर रही है तब भी ले सकती है मेंटेनेंस, जब तक वो शादी नहीं करती तब भी ले सकती है, आंसर इज बोथ, ओके। कौन से केस में हेल्ड हुआ बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट हस्बैंड मस्ट हैव रीजनेबल कॉज फॉर टेकिंग तलाक, की रीजनेबल कॉज होना चाहिए तलाक लेने के लिए, एंड कम से कम उसने रिकन्सिलिएशन का अटेम्प्ट किया हो वाइफ के साथ बिफोर टेकिंग तलाक, मतलब सलाह मशवरा करने की कोशिश करी हो, सेटलमेंट करने की कोशिश करी हो तलाक होने से पहले अपनी वाइफ के साथ। कौन से केस में बोला गया, शमीम अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, ओके। अगले पे आओ, अगर हमने मैरिज करी ड्यूरिंग इद्दत, मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन, मैरिज करी इद्दत के दौरान, सुन्नी लॉ में क्या माना जाता है, वो इर्रेगुलर माना जाता है, सुन्नी लॉ की बात हो रही है। क्या पनिशमेंट है एडवोकेट्स के लिए अगर इस्टेब्लिश, इफ द इस्टेब्लिश्ड फाइंडिंग ऑफ द बार काउंसिल इज मिस अप्रोप्रिएशन, अगर कुछ मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है एडवोकेट्स के द्वारा तो क्या कुछ पनिशमेंट होएगी, इम्पोज अ फाइन, एडवोकेट का नाम स्टक ऑफ कर देंगे, सस्पेंशन हो जाएगा प्रैक्टिस से, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अगले पे आओ, एज ऑफ मेजोरिटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेक्शन नहीं दे रखा वहाँ पे, सेक्शन 11 में हमें सिर्फ ये बता रखा है हर पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो साउंड माइंड है, मेजर है और जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो मेजर यहाँ पे कौन है, 18 साल वाला, ठीक है।
A shakes his fist at Z. A shakes his fist at Z, intending or knowing it to be likely कि मैं जो हूँ Z को बिलीव करवा दूंगा कि मैं अभी बस उसको मारने ही वाला हूँ. A ने क्या किया, मतलब उसने कुछ जेस्चर ऐसे दिखाया जिसकी वजह से Z को क्या हुआ, थोड़ा सा बिलीव हुआ, ऐसा डर आया कि हाँ अब A तो मेरे को मार ही देगा, मुक्का मार देगा या कुछ भी थप्पड़ मार देगा, जैसे अपनी उसने फिस्ट शेक करी. तो आंसर हो गया इसका असॉल्ट. ये असॉल्ट के इलस्ट्रेशन में भी दे रखा है. देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर हमें नहीं पता ना इसमें क्या होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रिमिनल फोर्स के सेक्शन पे जाएंगे, उसका इलस्ट्रेशन देख लेंगे, फोर्स वाले में जाएंगे, असॉल्ट वाले में जाएंगे, हमें पता लग जाएगा अपने आप ही ये कौन से वाले सेक्शन में फॉल करेगा. ठीक है, इसका ये ट्रिक हो सकता है. फॉर ऑफेंस ऑफ चीटिंग इंटेंशन टू चीट शुड बी प्रेजेंट. अगर हम चीटिंग का ऑफेंस कर रहे हैं, 417 में जो चीटिंग डिफाइन है, 417 में 416 में तो इसकी पनिशमेंट दे रखी है. ठीक है, 417 में तो पनिशमेंट दे रखी है, 415 में तो इसको डिफाइन कर रखा है चीटिंग को, 416 में क्या दे रखा है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन. चीटिंग कैसे कर रहे हैं, कोई का कोई इंसान बन के. ओके, तो यहाँ पे हमने बोला इंटेंशन जो होती है चीट वाली वो कब से होती है भाई, स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके, अगले पे आ जाओ. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल, कौन सी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर सकते हैं. राइट ऑफ फ्री एंट्री, देखो ये जो है प्रोहिबिटेड है, ये हम नहीं कर सकते. हमने बोला हम कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर लॉ ने मना नहीं किया. देखो अब इसमें क्या है, इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि अब अगर हमें इसका नहीं पता, वैसे तो ये हमें दे रखा है सेक्शन 6 के टीपीए में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 में दे रखा है, प्रॉपर लिस्ट दे रखी है कौन सा ट्रांसफरेबल है कौन सा नहीं. बट अगर हमें यहाँ नहीं पता तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो कौन सा ट्रांसफरेबल है, पेंशन, पब्लिक ऑफिस. पब्लिक ऑफिस, अगर मेरे को कोई पब्लिक ऑफिस मिला है, क्या मैं उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, नहीं, इसका मतलब ये तो कट गया. पेंशन, अगर मेरे को पेंशन मिल रही है तो मैं अपनी पेंशन किसी और को कैसे दे सकती हूँ, ये भी कट गया. अब बचा ये और ये. अब देखो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इफ़ नॉट प्रोहिबिटेड, अगर लॉ ही मना नहीं कर रहा तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ. इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये. तो ऐसे करके हम आंसर का पता करेंगे. ठीक है, मीनिंग ऑफ लिस्ट पेंडेंस क्या होता है, लिस्ट पेंडेंस का अगर लिटरेरी मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब कोई भी सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ पड़ा है, मतलब कोई लिटिगेशन पेंडिंग है हमारी किसी भी कोर्ट में. ठीक है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हो रही है. हु डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी. ये तो याद करने वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता ये किसने डिफाइन किया है, तो इसका आंसर है सर आइवर जेनिंग्स. तो ये तो याद कर लेना, एक छोटी सी डेफिनेशन ये. तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ये हम पढ़ चुके हैं, डेट पार्ट 1 जो है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का, वो इक्वली अप्लाई होगा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पे जो भी इंडिया के बाहर हो रही है. तो जो भी इंडिया के बाहर कंसिलिएशन हो रही है, पार्ट 1 अप्लाई होगा, अनलेस एक्सेप्शंस तो हर जगह होते ही हैं. तो कौन से केस में बोला था, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग में. ठीक है, अगले पे आ जाओ. अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर मानो हमें आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, कि हमें जो है कोर्ट में नहीं जाना प्रोसीडिंग्स के लिए, हम ना आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, आर्बिट्रेटर जो हमारा केस जो है सॉल्व करेगा, डिस्प्यूट सॉल्व करेगा. ये जो मेरा प्रॉपर एग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन का अलग से एग्रीमेंट भी हो सकता है, या मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था उसमें मैं एक क्लॉज भी डाल सकती हूँ, मेंशन कर सकती हूँ कि ये मेरा जो है आर्बिट्रेशन का क्लॉज है. इसका मतलब मैं दोनों तरीके से कर सकती हूँ, आर्बिट्रेशन क्लॉज भी डाल सकती हूँ और अलग से एग्रीमेंट में भी आ सकती हूँ. ठीक है, पार्टीज टू एन आर्बिट्रेशन, जो भी पार्टीज होंगी आर्बिट्रेशन वाली, वो क्या होती है, फ्री होती है डिटरमाइन करने के लिए कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, प्रोवाइडेड वो नंबर इवन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, ये तो हमारा टाई हो जाएगा. इस वजह से बोला इवन नंबर नहीं होना चाहिए. तो आंसर हो गया हमारा इसमें बी. ओके, तो ये अब इस वीडियो का हमारा था लास्ट क्वेश्चन. हमारे सैंपल में इतने ही हमने क्वेश्चंस रखे थे, प्रॉपर आई गेस 100 ही थे. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.